नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं इस कार्यक्रम में अग्निवीर के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि जब वो आर्मी छोड़ेंगे तो उनका क्या होगा। इस बारे में तो हर कोई हमारे देश में तरह तरह की कमेंट्स और टिप्पणियां कर रहा है। यहाँ तक कि अमित शाह भी इसमें पड़ गए हैं। आर्मी वाले भी इसमें स्टेटमेंट अपना देते रहते हैं। बीजेपी के पार्टी मैन जो हैं वो तरह तरह के अजीबोगरीब वक्तव्य देते हैं। और कल इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी चैनल्स पर आकर एक इंटरव्यू देने में लगे हुए हैं। जबकि बात ये है ही नहीं कि अग्निवीर का क्या होगा। बात ये है कि इंडियन आर्मी का क्या होगा जब अग्निवीर उसमें भर्ती हो रहे हैं। और ये पॉइंट हमारी पूरी प्रेस और जितनी भी चर्चा हो रही है, या आर्मी खुद इस बात पे बिल्कुल टिप्पणी नहीं कर रही है। और हमारी सरकार तो बिल्कुल पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रही है। जैसे कि हर कोई अच्छी स्कीम जो अच्छे इंटेंशन से लाई जाती है उसको ये सरकार गड़बड़ा देती है। चाहे वो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे वो कोविड मैनेजमेंट हो, चाहे वो किसान रिफॉर्म हो, और अब ये आर्मी रिक्रूटमेंट। मेरे को एक बात बिल्कुल नहीं समझ आती है कि अग्निवीर के री एम्प्लॉयमेंट को लेकर इतना बड़ा पॉलिटिकल हंगामा क्यों बनाया जा रहा है, और क्यों आर्मी इसके बीच में जो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स हैं वो क्यों इसमें पड़ रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल इश्यू है और आर्मी को इससे बाहर रहना चाहिए और केवल पॉलिटिकल जो मास्टर्स हैं उनको सामने आकर बात करनी चाहिए। और जहां तक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का सवाल है, तो इस समय हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वहां पे करीब करीब 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो कि 2016 में केवल 2,67,000 के करीब थे। एक और स्टडी के मुताबिक 43% सरकारी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। तो इनकी संख्या 2014 में करीब 1,23,00,000 थी, जो आज करीब बढ़कर 1,50 करोड़ के करीब हो चुकी है। अब इन लोगों के बारे में किसी को फिक्र नहीं है कि ये सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, इनका भविष्य क्या है। इन लोगों को तो कई बार सैलरी भी टाइम पर नहीं मिलती है या मिलती भी नहीं है। और जो लोग आप में से सरकार में काम कर चुके होंगे उन्हें ये भली भांति ज्ञात होगा। तो चलिए मेन टॉपिक पर चलते हैं कि इस अग्निवीर प्रोग्राम से भारतीय सेना को कितना नुकसान होने वाला है। इस डेटा को निकालने के लिए मैंने पिछले 2-3 दिन बहुत काम किया है और ये आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो इस प्रोग्राम को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो पिछले दिनों प्रेस में बात हो रही है और जो जनरल्स आके बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी की क्या प्रॉब्लम्स हैं जो वो अग्निवीर स्कीम से सॉल्व करना चाहते हैं। सबसे पहला ये है कि मैन पावर और एस्टेब्लिशमेंट खर्चे आर्मी के बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। बजटरी जो सपोर्ट है वो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ाई जा रही। आधे से ज़्यादा आर्मी का जो बजट है वो सैलरीज और पेंशन में निकल जाता है। पिछले 2 साल से आर्मी में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, ये कहकर कि यहाँ पर कोविड फैला हुआ है। बट ये बात कुछ जमती नहीं है क्योंकि बाकी सारे काम कोविड में सरकार के होते गए हैं, यहाँ तक कि इलेक्शंस भी हो गए हैं। आर्मी हर साल करीब 60,000 सोल्जर्स रिक्रूट करती है। तो इस मुताबिक हम करीब 1 लाख से 1,20,000 तक हमारे आर्मी में इस वक्त शॉर्टफॉल है सोल्जर्स की। और लास्ट में कहते हैं आर्मी में जो एवरेज एज है वो एक अनडिज़ायरेबल लेवल पर 32-33 साल की है, इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डेटा दिखाऊंगा और ये देखेंगे कि क्या आर्मी की ये प्रॉब्लम्स अग्निवीर प्रोग्राम से सॉल्व हो रही हैं या नहीं। तो सबसे पहले एक नज़र डिफेंस बजट पर। इस साल का डिफेंस बजट 5,25,000 करोड़ के आसपास है। ये पिछले साल से 9.8% ज़्यादा है। पिछले साल ये
4,78,000 करोड़ के आसपास था। देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इन्फ्लेशन पिछले साल 4.89% था, तो रियल टर्म में ये केवल 5% ही बढ़ा है। इसमें चार कंपोनेंट्स होते हैं। सिविल डिफेंस, डिफेंस सर्विसेज रेवेन्यू, यहाँ पे सैलरीज और आर्मी को चलाने के सारे खर्चे होते हैं, ये करीब 9.9 या 10% बढ़ा है। डिफेंस सर्विसेज का कैपिटल, जो हम हथियार वगैरह खरीदते हैं, वो 12.8% बढ़ा है। और डिफेंस पेंशन 3.3% ही बढ़ी हैं। इन्फ्लेशन निकाल दें तो ये पेंशन्स भी घटी हैं। चिंता का विषय ये है कि पेंशन्स जो हैं वो पूरे बजट की करीब 23 से 24% बढ़ी हुई हैं, और ये बढ़ती ही जा रही हैं। तो ये पेंशन्स हैं 2011-12 से, जब करीब 31-32 हज़ार करोड़ थी, और ये बढ़ती ही जा रही हैं धीरे धीरे, जो पिछले साल करीब 1,20,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गई थी। और उधर जो कैपिटल आउटले है, यानी कि जो हमें वेपन्स वगैरह खरीदने के लिए जो बजट होता है, वो एज अ परसेंटेज घटता जा रहा है। तो इनफैक्ट नॉन प्रोडक्टिव मैन पावर को फीड करने के लिए हम अपने कैपिटल परचेजेस कम करते जा रहे हैं। तो पेंशन, जैसा मैंने कहा, बजट का 23% है, कैपिटल 31% है, इसमें 2% की वृद्धि हुई है। और रेवेन्यू जो है उसमें 1% की वृद्धि हुई है, पिछले साल से 47% है। लेकिन इन्फ्लेशन लगभग ये सारा पैसा खा जाता है, इसलिए इंडियन आर्मी को कई समझौते करने पड़ रहे हैं और कॉस्ट कटिंग मेजर्स करने पड़ रहे हैं। अब मोदी सरकार कंफ्यूज्ड क्यों है? क्योंकि इशू था आर्मी का बजट को रिस्ट्रक्चर करने की और कॉस्ट रैशनलाइजेशन की। इस एक्सरसाइज को आपने बना दिया है, मिक्सअप कर दिया है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, और इन दोनों को इस तरह से पेश किया गया कि सारी हिंदुस्तान में एक तरह का बवाल सा मचा दिया। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं राज्यसभा में पूछे गए दो प्रश्नों पर। पहला प्रश्न पूछा था श्री राकेश सिन्हा जी ने 6 दिसंबर 2021 को, कि क्या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बताएंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं आर्मी, एयरफोर्स ऑफ नेवी में जवान और सोल्जर्स के लेवल पर, और इन वैकेंसीज को भरने के लिए क्या एफर्ट किए जा रहे हैं, और कौन सी वो रेजिमेंट्स हैं जहां पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज बनी हुई हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री अजय भट्ट ने इसका जवाब दिया, और उनका जवाब जरा ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले तो उन्होंने वैकेंसीज के बारे में बताया। जो आर्मी में 7,446 ऑफिसर्स की कमी है, 97,177 जेसीओ या सोल्जर्स की कमी है। एयरफोर्स में 621 ऑफिसर, 4,850 एयरमैन, और इंडियन नेवी में 1,265 ऑफिसर और 11,166 सीमैन। पूछा यह गया था कि क्या एफर्ट्स आप कर रहे हैं ये वैकेंसीज भरने के लिए, तो उस संदर्भ में मिनिस्टर साहब ने कोई भी जवाब इसमें नहीं दिया है। केवल एक लाइन डाली है कि डेफिशिएंसी सारी आर्म्ड फोर्सेस में बनी हुई है, यानी कि पिछले 2 साल में कोई भी एफर्ट नहीं किया गया है इन वैकेंसीज को भरने के लिए। और ये बात जो दूसरा प्रश्न पूछा था श्री रेवती रमन सिंह ने, उससे भी ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। उन्होंने पूछा था कि रिक्रूटमेंट आपने नहीं किया है आर्म्ड फोर्सेस में पिछले साल, तो कब आप करेंगे। और इसके जवाब में उन्होंने मिनिस्टर श्री अजय भट्ट जी ने ये सीधा बोल दिया कि कोविड की वजह से हमने 2 साल कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं किया है जो सोल्जर्स और मेंस के लेवल पर। अफसरों का जो है वो रिक्रूटमेंट नॉर्मल चलता रहा है। तो टोटल शॉर्टेज मेन एंड ऑफिसर्स की इस वक्त जो डिफेंस फोर्सेस है उसमें बनी हुई है। ऑफिसर्स 9,362 कम है, और सोल्जर लेवल पर 1,13,193, लगभग 1,20,000 की शॉर्टफॉल है। तो हमारी आर्मी करीब 15,37,000 की होनी थी, उसमें फ़िलहाल 1,20,000 कम आदमी भर्ती हैं।
तो आर्मी में 1 लाख सोल्जर्स की कमी है। हम लाए हैं अग्निवीर प्रोग्राम। अब देखते हैं अग्निवीरों से इंडियन आर्मी की क्या शेप बदलेगी। ये जो मैंने डेटा इकट्ठा किया है, ये आर्मी के जनरल्स के इंटरव्यूज से किया है। ये कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ना ही आर्मी ने ये पब्लिश किया है। ये तरह तरह के स्टेटमेंट्स वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल पुरी देते हैं या चीफ ऑफ स्टाफ देते हैं। उससे मैंने ये डेटा अग्निवीर के रिक्रूटमेंट के बारे में यहाँ पर डाला है। हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस भी आए आगे चलकर। ये 10 साल का मैंने एक टेबल बनाया है कि हर साल कितने अग्निवीर रिक्रूट होंगे। तो पहले 2 साल 46,000 बोला गया है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाकर ये कहा गया है कि हम 1 लाख तक पहुंचेंगे और फाइनली 10 साल के अंदर हम 1,20,000 अग्निवीर रिक्रूट करेंगे। तो टोटल 10 साल के पीरियड में हम 8,67,000 अग्निवीर का रिक्रूटमेंट करेंगे। इसमें से जो रेगुलर 25% आएंगे वो 4 साल बाद आएंगे। तो 2026 में 11,500 रेगुलर होंगे और इसी तरह टोटल 10 साल में केवल 1,06,750 अग्निवीर का रेगुलराइजेशन किया जाएगा। और जिन्हें आर्मी रिक्रूट नहीं करेगी वो लोग एग्जिट हो जाएंगे। तो टोटल 10 साल में 3,20,250 लोग आर्मी से बाहर हो जाएंगे। और ये फिगर जो है ये ट्रेनिंग का है, कितने लोग एक साल में ट्रेनिंग पर रहेंगे, ये क्यूमुलेटिव फिगर है क्योंकि एग्जिट या रेगुलराइजेशन 4 साल बाद ही शुरू होता है। तो ये जाके अगर ये फिगर्स रिक्रूटमेंट का रहा तो रफली 4.5 लाख लोग हमेशा अंडर ट्रेनिंग रहेंगे इंडियन आर्मी में। और जो मैं अगला आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ वो इस पूरे एनालिसिस का जिस्ट है। उसको आप बड़े ध्यान से देखिए और समझिएगा। ये है 10 साल में इंडियन आर्मी का कंपोजिशन कि कितने रेगुलर रिक्रूट्स रहेंगे और कितने अग्निवीर ट्रेनीज रहेंगे और कितने अग्निवीर रेगुलराइज होंगे। आज की तारीख में इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है 12,32,976, जो कि ये लाइन दिखाती है। पहला पॉइंट आप नोट कर लें कि हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ तक पहुंचने के लिए भी अगर ये रिक्रूटमेंट होता रहा तब भी हमें 2 साल लगेंगे। ग्रीन बार्स हैं जो रेगुलर आर्मी सोल्जर्स हैं उस साल में। रेड बार्स हैं जो कि ट्रेनीज हैं, अग्निवीर जो कि अंडर ट्रेनिंग है। और ब्लू जो यहाँ दिखाया है वो है उस साल कितने अग्निवीर सैनिक रेगुलराइज होते हैं। क्योंकि आर्मी का रिक्रूटमेंट और किसी तरह नहीं होगा, केवल अग्निवीर स्कीम के थ्रू ही होगा, इसलिए यहाँ पे बढ़ोतरी ग्रीन रंग की बहुत धीरे है। ये जो ब्लू वाले हैं यही अगले साल इधर आ जाते हैं। अग्निवीर अंडर ट्रेनिंग ये सब 1 से 4 साल वाले ट्रेनीज हैं। इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और ये धीरे धीरे करके करीब 4.5 लाख के नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो टोटल आर्मी उस वक्त अगर हमारी करीब 18.5 लाख होगी तो 4.5 लाख उसमें अग्निवीर ट्रेनीज होंगे, 1 से 4 साल वाले ट्रेनीज। और रेगुलर वहाँ पे केवल 14 लाख ही होंगे। तो एक तरह से भारतीय सेना धीरे धीरे अग्निवीर ट्रेनीज पर डिपेंडेंट होती जाएगी। अब ये अग्निवीर ट्रेनीज का क्या मोटिवेशन रहेगा, क्या डिसिप्लिन रहेगा, ये मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल 2 चीज़ें यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ। एक तो अभी हाल के यूक्रेन और रशिया युद्ध में रशियन सैनिक जो यूज़ किए गए थे वो ज़्यादातर ट्रेनीज थे, 17-18 साल के ट्रेनी सैनिक थे जिन्हें ये भी नहीं पता था कि वो युद्ध करने जा रहे हैं। और रशिया की उस वजह से बहुत बड़ी हार भी हुई थी और ये युद्ध इसी वजह से प्रोलॉन्ग भी हो गया है कि उन सैनिकों में लड़ने का मोटिवेशन ही नहीं है।
दूसरी चीज, सरकारी दफ्तरों में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होता है उसकी क्या स्थिति होती है, बाकी लोग उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तीसरी चीज ये है, जब उसका रेगुलराइजेशन करने का समय आता है तो क्या पैरामीटर्स होंगे एक सैनिक को भर्ती करने के लिए, एक अग्निवीर ट्रेनी को भर्ती करने के लिए। क्या ये रिकमेंडेशन पर बेस होगा वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर का? अगर ऐसा हुआ तो एक तरह से इंटरनल करप्शन भी बढ़ता जाएगा कि जो ज़्यादा बड़ा अफसर है वो अपने आदमी भर्ती करा लेगा। ये रेगुलराइजेशन का जो स्कीम है वो भी अभी तक आर्मी ने उस बारे में क्लियर नहीं किया है। और अंत में इंडियन आर्मी की एवरेज एज का क्या होगा? तो मैंने अग्निवीर के एंट्री लेवल एज 19 साल मानी है। तो उस हिसाब से ये ज़रूर है कि अगर इनकी भी एज उसमें जोड़ दी जाए, यानी कि ट्रेनीज की भी एज अगर आर्मी में जोड़ दी जाए तब ये एज ज़रूर घटती है। लेकिन अगर आप ट्रेनीज की एज नहीं जोड़ेंगे तो इसमें 33 साल वाला जो एवरेज एज है उसमें कोई खास कमी नहीं आएगी। तो कितनी आर्मी की प्रॉब्लम्स इससे सॉर्ट आउट हुई हैं। एक तो पेंशन बिल ज़रूर लॉन्ग रन में कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो वीर सैनिक हैं उनको आप पेंशन नहीं देंगे तो वो निकलते भी जाएंगे और बहुत कम उनमें से रेगुलराइज हो रहे हैं। इंडियन आर्मी अग्निवीर ट्रेनीज पर डिपेंडेंट रहेगी, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक तरह से भारतीय सेना को एक नया स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। ये कितना सही है कितना गलत है इस पर डिबेट होना चाहिए, ना कि अग्निवीरों का क्या होगा आर्मी से निकलने के बाद। कोई भी 25 साल का युवक अगर उसके पास 10-12 लाख हो तो वो इस देश में अपना भविष्य खुद निर्धारित करने में पूर्ण सक्षम रहेगा, चाहे जैसी भी उसकी ट्रेनिंग हुई हो। और इसलिए ये बात ज़रा हजम नहीं हो रही है कि डिफेंस चीफ्स क्या वाकई में इस स्कीम के लिए माने थे या ये ऊपर से उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए। बात ज़्यादा ज़रूरी है भारतीय सेना की कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कोई नया एपिसोड लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।